स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 मौर्य साम्राज्य। गाइस आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियोज़ अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इतिहास से देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हर जगह इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर बात करें यूपी टेट या फिर अदर एग्ज़ाम्स की, देखिए टेट की बात करें या सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए। अशोक जिस वंश का था वह वंश था मौर्य वंश। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट भी कर लेनी है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए अशोक किस वंश का शासक था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक कौन थे? घनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। लेकिन घनानंद को कब पराजित किया? 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में शायद दिया गया है। ठीक है, हाँ 322 ईसा पूर्व में घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, घनानंद को 322 में किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घनानंद को पराजित किसने किया और कब किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया सन 322 ईसा पूर्व में। ये बातें भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए उसके बाद यूनानी सेनापति सेलुकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया जिससे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेलुकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी जिससे चंद्रगुप्त को हिंदकुश पर्वत के प्रांत उपहार में मिले। सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज, देखिए सेलुकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज वह राजदूत था। ठीक है, और इस चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो आपको नोट करना है अपनी पुस्तक में, वो बिंदु है कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए अपने लिए एक नाम लिखा था जो नाम है सेंड्रोकेटस, और एक दूसरा नाम निकल कर आता है जिसका नाम है एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकेटस ये चंद्रगुप्त के ही नाम है लेकिन ये नाम यूनानी लेखकों ने लिखे हैं। ओके, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों में मौर्य वंश के विशाल शासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगर आपसे पूछा जाए चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त का मुख्य प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य, और गुरु भी चाणक्य को ही माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्य शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, देखिए मौर्य शासन व्यवस्था यहाँ पर 3 भागों में विभाजित है। क्षेत्र विभाजन, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। साम्राज्य की बात करें तो उसके अंतर्गत प्रांत आता है, प्रांत के अंतर्गत जनपद, और जनपद के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक नगर और दूसरा गांव। नगर के अंतर्गत 6 परिषदें होती हैं। अब बात करते हैं जिम्मेदार व्यक्ति। जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है वह नंबर 1 पर आता है राजा, और उसी के वंश के अनुसार मंत्रिपरिषद, और उसके अंतर्गत राज्यपाल, फिर स्थानिक और फिर ग्रामिक जो कि गांव की सबसे छोटी इकाई होती है एक तरफ से। राजा इस पद के अनुसार सबसे छोटी इकाई ग्रामिक को ही माना जाता है। ठीक है, तो कर्तव्य क्या हुआ करते थे? राजा के कर्तव्य थे आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव, और मंत्रिपरिषद
ये राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। राज्यपाल की बात करें तो ये प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते थे, जैसे न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य ये देखते थे। कौन? राज्यपाल। स्थानीय की बात करें यानी स्थानीय व्यक्तियों का क्या कार्य हुआ करता था, तो स्थानीय व्यवस्था को उनको देखना पड़ता था, समझना होता था और उनकी समस्याओं को भी सुनना होता था। लेकिन गांव जो कि ग्रामीण था, गांव का मुखिया, उसे क्या करना होता? गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। तो वहीं अगर हम बात करें इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी। देखिए, बड़े साम्राज्य के लिए प्रशासन भी कुछ होते हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं हर राज्य में या देश में होते हैं, तो इस साम्राज्य के लिए भी उसी प्रकार ठीक 3 स्तर में प्रशासन बटा हुआ था। नंबर 1 प्रांत, दूसरा जनपद और तीसरा नगर या गांव। ठीक है, नंबर 1 पर अगर बात करें तो प्रांत, दूसरा जनपद और तीसरा क्या है? ग्राम या गांव, है ना। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है आपको कि साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए मौर्य साम्राज्य जो था वो 3 भागों में बटा था, प्रांत, जनपद और गांव। ठीक है, चलिए उसके बाद इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी और वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राज्य के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की योजना होती थी और इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर आपसे पूछा जाए इस समय राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी थी या फिर ठीक थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बात करते हैं कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। तो मैं बात करते हैं राज्य से आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था और राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का भी निर्माण करता था। अगर मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जो डार्क लाइन में दिया रहता है वो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव के लिए होता है। ठीक है, तो उसे आप निश्चित तौर पर पढ़ें और नोट भी प्रॉपर तरीके से बनाएं। लगभग 2,500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा के दौरान अपनी पुस्तक इंडिका में विवरण उसका किया है या उल्लेखित किया है। चलिए उन बातों को भी समझते हैं। यहाँ पर मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? देखिए, मेगस्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं इंडिका। ये मेगस्थनीज की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, पहला उसने उल्लेख किया है कि इसकी जड़ें तनों से उगती, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, अर्थात गन्ना। ऊन जो है पेड़ों से उगती है, अर्थात कपास। और पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, कहने का मतलब तोता। तो ये कुछ उसने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में इन सभी चीज़ों का। ठीक है, अब मेगस्थनीज की नज़र में क्या सही था, क्या गलत था और उसने किन बातों का उल्लेख किया है, चलिए अब उस पर भी नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ के लोग सभ्य थे। मेगस्थनीज का मानना था कि भारत के जो लोग हैं, मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे वो सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, वे अपनी कही बातों का पालन भी करते थे, झूठी गवाही नहीं देते थे और इनके महल सोने चांदी से सदैव भरे रहते थे और बने रहते थे। ठीक है, मगध साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र है और इसका क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। तो वहीं आपको बता दें, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। यहाँ पर आपको बिंदुसार और बिंबिसार में डिफरेंस है, वो याद रखना है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो बिंबिसार मैंने आपको बताया था। बिंबिसार, है ना, बिंबिसार और बिंदुसार में काफ़ी अंतर है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद वह मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। इस चैप्टर में आपको अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो चाणक्य हैं, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है और मेगास्थनीज के बारे में भी पढ़ना है। ये 4-5 चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली, यहाँ से अच्छे से तैयार कर ली, तो फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका फंसने वाला नहीं है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया था, उससे कलिंग जो युद्ध हुआ था, अतः उत्तराधिकारी प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कलिंग युद्ध पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट में उसका उल्लेखन किया गया। चलिए हम पढ़ते हैं। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हालात में विजय प्राप्त करनी है। सेनापति क्या कहते हैं? चलिए अब उस बात पर उल्लेख करते हैं। सेनापति कहते हैं कि युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और बंदी बनाए जा चुके हैं। युद्ध के भयानक दृश्यों में परिणामों को देखकर सुनकर अशोक काफ़ी बेचैन हो गए और इस बेचैनी को दूर करने और मन की शांति को ढूंढने के लिए वे कहीं ना कहीं लोगों से मिलने लगे और अपनी शांति को खोजने के लिए वह एक बुद्ध के चरणों में मिलेगी, ऐसा उन्हें एक बौद्ध भिक्षुक ने बताया। अशोक ने एक ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग युद्ध की पराजय के बाद तय किया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। उसने तय किया, किसने? अशोक ने। अशोक को जब कलिंग युद्ध के बाद पराजय प्राप्त हुई तो उसने सोचा कि मैं अब भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसने सोचा क्या? उसने तय किया था इस बात को। अशोक में परिवर्तन क्या आने लगा? अब उस बात पर हम चर्चा करते हैं। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाना प्रारंभ कर दिया, या बनवाने स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है। उसने स्तंभ बनवाए। स्तंभ के साथ अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश भी लिखवाए। और उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे अशोक का धम्म, अर्थात धर्म का जो पाली भाषा में होता है उल्लेख या जो शब्द होता है उसे हम धम्म कहते हैं। पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए और इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए संदेश भी लगवाए ताकि लोग उसकी बात पर ध्यान दे सके। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की बात को जान सकते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं कि हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी इसी युद्ध करने की बात ना सोचे और सदैव धर्म का ही विस्तार करते रहें। और उसने कुछ चंद पंक्तियाँ भी लिखी हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बता सकें। अब हम बात करते हैं, देखिए अशोक के संदेश पढ़े गए किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना इत्यादि। इस तरह की उसने बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और स्वयं भी युद्ध जैसी रणनीतियों से दूर रहने लगा। आपको बता दें, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अशोक प्राचीन भारत का एक ऐसा महान शासक था। अशोक को इसीलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने
प्राचीन भारत के सबसे बड़े जो साम्राज्य था उस पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान माना गया। कहने का मतलब ये है कि वह विश्व शांति अहिंसा जैसे विचारों को प्रायोरिटी ज़्यादा मात्रा में देता था, है ना। उसके बाद बात करें कि अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक है। आप इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, और अगर चर्चा नहीं कर सकते तो आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वहीं बता दें आपको, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका ले गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को संदेश प्रचार के लिए किस देश भेजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति या सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक जिसे कहते हैं, ठीक है, एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान इत्यादि का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने की थी। उसने कुछ शब्द कहे हैं, पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए जो 4 सिंह हैं, ये हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ। अगर आपको ये भी देखिए कि आपको ये पता है, यहाँ पर दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी ये कनिष्क के समय हुई थी। ये मौर्य साम्राज्य कालीन भारत का नक्शा दिया गया है, आप इसे अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगा और देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य क्या है, चलिए ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल जो कि कारोमंडल तट के पास स्थित है, और चेर जो कि केरल में स्थित है, एवं पांड्य जो कि ये दक्षिणी छोर है। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। और ये क्वेश्चन एक है जो आपके लिए है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसका जन्म कब हुआ, इसके गुरु कौन थे, और इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इन सभी बातों को अभी हमने इस सेशन में जाना। अगर आपने अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।